नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार पाटीदार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश और उसमें पढ़ेंगे उसका पहला भाग, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश। भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं? तो भौतिक प्रदेश से तात्पर्य उन विशिष्ट प्रदेशों से है जिसका निर्माण भौगोलिक तत्वों के आधार पर किया जाता है। भौगोलिक तत्व मीन्स उच्चावच, वनस्पति, जलवायु, मिट्टी, ये सभी भौतिक तत्व हैं। तो किसी भी एक प्रदेश के जो भौतिक तत्व हैं उनमें क्या मिलती है? समानता मिलती है, एकरूपता होती है, और उसके कारण से उस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक स्वरूप में भी क्या मिलती है? समानता मिलती है। लेकिन यदि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो भौतिक तत्वों में क्या मिलेगी? भिन्नता मिलेगी, और उसके कारण से वहाँ के सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी भिन्नता मिलती है। एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैप में देखिए आप लोग, ये रहा थार का रेगिस्तान। अब थार के रेगिस्तान की जलवायु कैसी है? उष्ण है। मिट्टियाँ कैसी हैं? रेतीली है। जल की क्या है? कमी है। और उसके कारण से यहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय आपको मिलेगा वो कौन सा है? पशुपालन। यदि इसकी तुलना हम भारत के मैदानी भाग से करें तो आर्द्र जलवायु, पर्याप्त जल, मिट्टियाँ कैसी हैं? उपजाऊ है, और उसके कारण से यहाँ पर कौन सा कार्य होता है? कृषि कार्य होता है। इसलिए भारत के जितने भी भौतिक प्रदेश हैं उनकी भौतिक दशाएं भिन्न होने के कारण से वहाँ के सामाजिक और आर्थिक स्वरूप में क्या मिलती है? भिन्नता पाई जाती है। अब देखते हैं भारत के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो पहला जो भौतिक प्रदेश है वो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। फर्स्ट वन ये हो गया, जहाँ पर पहले क्या था? टेथिस सागर। दूसरा है मध्यवर्ती विशाल मैदान, ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें हिमालय से निकलने वाली गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा तटवर्ती मैदान हो गए, पश्चिम तटीय और पूर्वी तटीय। पांचवा हो जाएगा थार का मरुस्थल, और छठा हो जाएगा द्वीप समूह। जैसे बंगाल की खाड़ी में का क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप समूह है। नेक्स्ट, इसमें से जो हम आज पढ़ेंगे वो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो आइए हम आज पढ़ते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अब देखें, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वो किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। कैसे? अभी थोड़ी देर में देखेंगे हम। और हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है वो नवीन वलित पर्वत है, जिसका निर्माण कौन से काल में हुआ? टर्शियरी युग में हुआ। विश्व में उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, यूरोप में आल्प्स, और आपके अफ्रीका के उत्तरी पश्चिम भाग में एटलस, ये सभी नवीन मोड़दार पर्वत है, जिनका निर्माण कौन से काल में हुआ है? टर्शियरी काल में हुआ है। हिमालय का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यदि इसका विस्तार देखें तो यहाँ वाले मैप में देखें आप लोग, ये जो निशान बना हुआ है, यहाँ पर एक पर्वत आता है जिसका नाम है नंगा पर्वत। तो इस नंगा पर्वत से लेकर पूर्व की ओर ये जो पार्ट है, यहाँ पर आता है नमचा बरवा तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में धनुष के आकार में विस्तृत है। और हिमालय की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 160 से 400 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। देखें, ये आपके भारतीय प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट। इन दोनों के मध्य कौन सा सागर है? टेथिस सागर। तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट से सारी नदियां कहाँ पर गिरती थी? टेथिस सागर में। तो टेथिस सागर में किसका जमाव होता गया? मलबे का जमाव होता गया। अब धीरे धीरे भारतीय प्लेट है वो किस दिशा की ओर खिसकी? उत्तर की ओर खिसकी। उत्तर की ओर खिसकी तो जो टेथिस सागर है उसका आकार क्या होता गया? सिकुड़ता गया। आकार क्या होता गया? सिकुड़ता गया। और अधिक भारतीय प्लेट है वो उत्तर की ओर खिसकी तो जो टेथिस सागर में जो मलबे थे उसमें क्या पड़े? वलन बनना शुरू हुआ। और अधिक
खिसकने के कारण से धीरे धीरे जो वलन है उसका आकार क्या हो गया, ऊंचा हो गया, और उसके कारण से आपके कौन से पर्वत की उत्पत्ति हुई है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए इस वाले मैप में यह है आपके इक्वेटर या भूमध्य रेखा। पहले भारत की स्थिति थी वो भूमध्य रेखा के एकदम नीचे थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय प्लेट है वो उत्तर की ओर खिसकती गई, और उसके कारण से भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य जो तैतीस सागर था उसमें जो तलछट था उसमें मोड़ पड़े, और उस मोड़ के कारण हिमालय पर्वत की क्या है, उत्पत्ति हुई है। आज भी ये कहते हैं कि ऐसा अनुमान है कि भारतीय प्लेट है वो कहाँ खिसक रही है, उत्तर की ओर खिसक रही है, और हिमालय पर्वत पर क्या पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, और उसके कारण से हिमालय की ऊंचाई है वो आज भी बढ़ रही है। अब हिमालय का उत्थान है वो 3 काल में हुआ। महान हिमालय है वो कब बना, ओलिगोसिन काल में बना। मध्य हिमालय कब बना, मायोसिन काल में बना। और शिवालिक श्रेणी कौन से काल में बनी, प्लायोसिन काल में। अब ये जो तीनों भाग हैं वो कौन से महाकल्प के हिस्से हैं, सीनोजोइक महाकल्प, और इसको हिंदी में कहते हैं नवजीवी। इसका एक पार्ट और है, ओलिगोसिन से पहले आता है इयोसिन। तो सीनोजोइक या नवजीवी महाकल्प के 4 भाग है, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। और सीनोजोइक जो महाकल्प है वह आपके कौन से युग का हिस्सा है, तृतीय युग का या टर्शियरी एरा का भाग है। और तो हिमालय का उत्थान कौन से महाकल्प में हुआ, सीनोजोइक या नवजीवी। कौन से युग में हुआ, तो तृतीय युग में हुआ। महान हिमालय कब बना, तो ओलिगोसिन। मध्य हिमालय कब बना, मायोसिन। और शिवालिक कब बना, तो प्लायोसिन काल। नेक्स्ट, तो सबसे ऊपर आप देखोगे जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो यहाँ पर एक घाट है जिसको कहते हैं पामीर की घाट, पामीर की घाट। और इस पामीर की घाट को क्या कहते हैं, विश्व की छत, विश्व की छत कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके उत्तर में त्यान शान, पूरब की ओर आपके पर्वत श्रेणी कुनलुन, ठीक है, पश्चिम की ओर अफगानिस्तान में देखोगे तो आपको हिंद कुश, इधर पाकिस्तान में देखोगे तो किरथर और सुलेमान मिलेगा आपको, ठीक है, और इधर जम्मू कश्मीर में कराकोरम और महान हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। तो चारों ओर से इस घाट से क्या निकली हुई है, पर्वत श्रेणियाँ निकली हुई है, इसलिए पामीर की घाट को क्या कहते हैं, विश्व की छत कहते हैं। उसके बाद भारत का ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय में देखें जम्मू लद्दाख, इधर कराकोरम, फिर आपको लद्दाख, फिर जास्कर, और तिब्बत के अंदर मिलेगी आपको कैलाश। और ये चारों पर्वत श्रेणियाँ किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का। उसके बाद आपको मिलेगा महान हिमालय, उसके बाद आपको मिलेगा मध्य हिमालय, और उसके बाद मिलेगा आपको शिवालिक, ठीक है, और उसके बाद आपको मिलेगा पूर्वांचल हिमालय जो नॉर्थ से साउथ की ओर फैली हुई है। तो इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण जाने पर ये क्रम है वो बना हुआ है। अब एक चीज़ देख लें, ये कुनलुन और इधर से हिमालय, दोनों के मध्य जो पठारी भाग आता है वो है तिब्बत का पठार। कौन सा पठार, तिब्बत का पठार। और इस तिब्बत का पठार है वह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। और यह भारतीय मानसून को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट, अभी जो हो पर्वत श्रेणियाँ देखी थी उत्तर से दक्षिण की ओर, यदि उनको पार्श्विक देखें तो उनका क्रम मतलब इस प्रकार से दिखेगा, कुनलुन शान, उसके बाद तिब्बत, उसके बाद आपके ये ट्रांस हिमालय का भाग हो जाएगा, उसके बाद वृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक, और उसके बाद भारत के जो मैदानी भाग हैं वो मिलते हैं। अब क्या है कि इन जो हिमालय के भाग है उनके मध्य भ्रंश मिलते हैं। तो कौन कौन से भ्रंश हैं, तो देखिए वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य जो भ्रंश है उसको कहते हैं IST, मतलब इंडस सल्चर भ्रंश। किसके मध्य है, वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य। मध्य हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य जो भ्रंश है उसको कहते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय
मुख्य केंद्रीय ब्रंश। उसी प्रकार आपके शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य जो ब्रंश है उसको कहते हैं MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमांत ब्रंश। और भारत के जो मैदान हैं और जो शिवालिक है उसके मध्य जो ब्रंश है उसको कहते हैं HFF, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, मतलब हिमालय अग्रभ्रंश, हिमालय अग्र ब्रंश मिलता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हिमालय का हम पहला भाग पढ़ते हैं, महान हिमालय। कौन सा हिमालय? महान हिमालय। अब देखें, महान हिमालय यहाँ से लेकर नंगा पर्वत से लेकर ये पूरा नमचा बरवा तक फैला हुआ भाग है। यहाँ पर आता है नमचा बरवा और इधर आपके आता है नंगा पर्वत, धनुष के आकार में फैला हुआ है। इस हिमालय को महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, वृहद हिमालय और हिमाद्री कहते हैं। महान और वृहद हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि हिमालय का ये सबसे ऊंचा भाग है। आंतरिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उधर से ट्रांस हिमालय आ गया, और जैसे मध्य हिमालय तो एकदम बीच में केंद्रीय भाग है, इसलिए इसको आंतरिक हिमालय कहते हैं। और हिमालय के इस भाग की अधिकांश चोटियाँ हैं जिन पर क्या जमी रहती है? बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। अब देखें, इसकी उत्पत्ति कौन से काल में हुई? ओलिगोसिन काल में, जो अपन पहले देख ही चुके हैं। फिर हम देखते हैं इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 4800 से 6000 मीटर, और इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर है। हिमालय मतलब महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो ब्रंश है उसको कौन सा ब्रंश कहते हैं? मुख्य केंद्रीय ब्रंश। अभी जो थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा था इसको। और हिमालय, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है भारत की, वो कौन सी है? कंचनजंगा, यहाँ पर आती है। ठीक है, तो महान हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। राज्य पूछे तो कौन से राज्य में है? सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट, महान हिमालय में कुछ हिमनद मिलते हैं। तो कौन कौन से हिमनद मिलते हैं देखें। पहला है गंगोत्री, तो उत्तराखंड के इस वाले भाग में यहाँ पर मिलता है गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद। उसके बाद इस वाले भाग में आपको मिलता है मिलाम, मिलाम हिमनद। और इधर की ओर मिलता है आपको हिमनद पिंडारी। और ये तीनों हिमनद कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और सिक्किम के अंदर यहाँ पर जो हिमनद मिलता है उसका नाम है जेमू। कौन सा हिमनद? जेमू हिमनद। नेक्स्ट, हिमालय की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है? तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, ए कंचन आलू का DNA करा, ए कंचन आलू का DNA करा। तो आलू के ऊपर आपको स्क्वायर लगा देना है। ए से हो जाएगा एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची। विश्व की दूसरी ऊंची हो जाएगा कंचनजंगा। अब आलू में दो चोटियां हैं, तीसरी और चौथी, तो मकालू और मनसालू, मकालू और मनसालू। फिर पांचवी चोटी आपको याद रखनी है धौलागिरी। छठी चोटी आपको याद रखनी है नंगा पर्वत। और सातवीं चोटी आपको याद रखनी है अन्नपूर्णा। अब देखें, इन चोटियों को अपन देख लेते हैं मैप के अंदर। देखें, विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर। कहाँ पर है? नेपाल में, ये वाले पार्ट में। देखिए, ये होगी एवरेस्ट, एवरेस्ट। और ध्यान रखना, एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है, नेपाल में सागरमाथा, सागरमाथा। और तिब्बत में इसको कहा जाता है चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा कहा जाता है। नेक्स्ट, दूसरी चोटी आती है कंचनजंगा। ऊंचाई कितनी? 8598। और भारत के कौन से राज्य में? सिक्किम राज्य में। यहाँ पर देखें, ये रहा, ये है आपके कंचनजंगा, कंचनजंगा। और याद रखें,
पूर्णतः भारत के अधिकार में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। तीसरी आती है मकालू, 8,481, कहाँ पर है? नेपाल में। तो थोड़ा सा माउंट एवरेस्ट के पूरब की ओर यह है आपके मकालू। मकालू। फिर एवरेस्ट के थोड़ा पश्चिम की ओर देखोगे तो आपको मिलेगी मनसालू, वो भी कहाँ पर है? आपके नेपाल में। तो यह है आपके मनसालू। मनसालू। फिर आपको और थोड़ा मनसालू के पश्चिम में जाओगे तो आपको मिलेगी धौलागिरी, ये भी आपके नेपाल में है। धौलागिरी। फिर आप देखोगे तो आपको मिलेगा नंगा पर्वत, जम्मू और कश्मीर में, इस वाले भाग में। नंगा पर्वत कहाँ पर है? भारत में। नंगा पर्वत जम्मू और कश्मीर में। फिर आपको मिलेगी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा भी कहाँ पर है? नेपाल में। धौलागिरी से थोड़ा पूरब की ओर यह है आपकी अन्नपूर्णा। फिर आप देखोगे उत्तराखंड में तो आपको मिलेगी नंदा देवी। भारत उत्तराखंड में ये रहा आपके नंदा देवी। देखिए नंदा देवी है वह भारत का राष्ट्रीय उद्यान है और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। उसके बाद आता है कामेत। कामेत कहाँ पर है? भारत में, और ये भी आपके उत्तराखंड में आता है। कामेत कहाँ पर आता है? उत्तराखंड में। तो नंदा देवी और कामेत दोनों कहाँ पर है? उत्तराखंड में। फिर आता है नमचा बरवा, कहाँ पर आता है? तिब्बत में, इस वाले भाग में। यह है नमचा बरवा, ये आता है आपके तिब्बत में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हिमालय का दूसरा भाग, जिसको लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं। अब देखिए लघु और मध्य हिमालय में कुछ पर्वत श्रेणियाँ जिसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पीर पंजाल, कहाँ पर? कश्मीर में। मैप में देखते जाएं, ये जम्मू और कश्मीर, यहाँ पर पाई जाती है पीर पंजाल। धौलाधर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर धौलाधर। मसूरी, नागटिबा और कुमायूं कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो नागटिबा, मसूरी और कुमायूं उत्तराखंड में हो गया। और नेपाल में इसको क्या कहते हैं? महाभारत कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4800 मीटर, और चौड़ाई कितनी है? 80 किलोमीटर है। अब इस हिमालय के इस भाग में कुछ पर्यटन स्थल है, जैसे नैनीताल, मसूरी और अल्मोड़ा, ये सभी आपके उत्तराखंड में है। और शिमला, डलहौजी, कसौली, धर्मशाला, ये सभी आपके कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर में यहाँ पर एक दर्रा पर्वत श्रेणी आती है जिसका नाम है आपकी पीर पंजाल। अब पीर पंजाल श्रेणी में एक दर्रा है जिस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। अब बनिहाल दर्रा क्या करता है? देखिए जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आता है श्रीनगर। तो श्रीनगर को पूरे भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। और यह बनिहाल दर्रा में कौन सी सुरंग बनाई गई है? जवाहर सुरंग बनाई गई है। तो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला या श्रीनगर को पूरे भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका निर्माण कौन से काल में हुआ? मायोसीन काल में हुआ। मायोसीन काल में हुआ। यह शिवालिक श्रेणी से कौन से वंश द्वारा अलग है? मुख्य सीमांत वंश, MBT। लघु, इसको ऐसे देख लें, लघु हिमालय के ढालों पर जो मैदानी भाग मिलते हैं जिनको कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। और उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल और पयार। देखिए ये हो गया मुख्य हिमालय और ये हो गया आपके मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय के इन ढालों पर कुछ मैदानी भाग मिलते हैं जिनको कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। और उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल या पयार कहा जाता है। और इसी बुग्याल और पयार जो क्षेत्र हैं, ठीक है, इन क्षेत्रों में कुछ जनजातियां रहती हैं और वो जनजातियां क्या करती है? ऋतु प्रवास करती है। क्या करती है? ऋतु प्रवास। जनजातियों का नाम क्या है? भोटिया, बकरवाल, गुर्जर,
ठीक है। जब गर्मी की ऋतु होती है तो पर्वतों के ऊपरी ढाल पर चले जाते हैं, जब सर्दी की ऋतु होती है तो पर्वतों के निचले ढाल पर चले आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हिमालय का तीसरा भाग, शिवालिक। ठीक है। अब शिवालिक को उप हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो एकदम नीचे की ओर यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी आती है वह है आपकी शिवालिक श्रेणी। शिवालिक हिमालय का सबसे कम ऊंचा और एकदम नवीनतम भाग है। मतलब हिमालय की सबसे बाद में बनने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 से 15 किलोमीटर और ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। अब देखें, मध्य और उप हिमालय के मध्य जो घाटियाँ पाई जाती है, जिसको पश्चिम में क्या कहते हैं? दून, और पूर्व में क्या कहते हैं? द्वार। दून से हो जाएगा देहरादून और द्वार से हरिद्वार। जैसे देखें, ये हो गया मध्य हिमालय और ये हो गया शिवालिक। मध्य हिमालय और ये हो गया शिवालिक। तो इस शिवालिक के जो ढाल है, इन ढालों में जो घाटियाँ पाई जाती है, जिसको पश्चिम में तो क्या कहते हैं? पश्चिम में क्या कहते हैं? दून, और पूर्व में क्या कहते हैं? द्वार। द्वार। जैसे दून से हो जाएगा देहरादून और द्वार से हो जाएगा हरिद्वार। तो हरिद्वार आता है इधर की ओर और देहरादून आता है इधर की ओर। नेक्स्ट, इसका निर्माण कौन से काल में हुआ? प्लायोसीन काल में। और यह उत्तर के विशाल मैदान के द्वारा कौन से भ्रंश से अलग है? हिमालय अग्र भ्रंश द्वारा अलग है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हिमालय का चौथा भाग, ट्रांस हिमालय। इसको पार हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहते हैं। टेथिस हिमालय भी कहते हैं। ठीक है। यह महान हिमालय के कहाँ स्थित है? उत्तर में स्थित है। और इसमें कुछ पर्वत श्रेणियाँ आती है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। एक ट्रिक याद रखना चाहो तो याद रखें, कल, जा, कैलाश। तो सारी पर्वत श्रेणियाँ आपको याद हो जाएगी क्रम से। क से हो जाएगा कराकोरम। तो कराकोरम आती है, मैप में देखते जाएं, यहाँ पर कराकोरम। ठीक है। ल से आप याद हो जाए लद्दाख। ठीक है। जा से याद हो जाएगा आपको जास्कर, ये भी लद्दाख में आती है। और कैलाश पर्वत श्रेणी जो आती है तिब्बत में, इस वाले भाग में कैलाश। नेक्स्ट, इसकी औसत लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी है? 40 से 225 किलोमीटर। इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 3100 से 3700 मीटर है। देखिए, यह महान हिमालय से इंडस सल्चर जोन द्वारा अलग है, जिसके बारे में अपन पहले देख चुके हैं। देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गोडविन आस्टीन या K2। ऊंचाई कितनी? 8611 मीटर। कौन सी पर्वत श्रेणी में आती है? कराकोरम। देखिए, यहाँ पर आती है कराकोरम और यहाँ पर आती है आपकी K2। ठीक है। या गोडविन आस्टीन, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। लेकिन वर्तमान में यह किसके अधिकार में है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान के अधिकार में है। इसके अलावा यहाँ पर एक चोटी और आती है जिसका नाम है गाशेर ब्रूम। गाशेर ब्रूम, ये भी दूसरी ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी? 8068 मीटर। देखिए, कराकोरम जो पर्वत श्रेणी है उस पर कुछ आपके हिमनद पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हिमनद हैं? देखिए, पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर चलना है। यहाँ पर आपको मिलेगा बाटूरा। उसके पास आपको मिलेगा हिस्पार। उसके बाद आपको मिलेगा बियाफो। उसके बाद मिलेगा आपको बाल्टेरो। और उसके बाद आपको हिमनद मिलेगा सियाचिन। कराकोरम पर्वत श्रेणी के पूर्व की ओर एक पठार आता है जिसको अपन कहते हैं लद्दाख का पठार, लद्दाख प्लेटो। अब देखें, यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है
यहाँ पर एक घाटी पाई जाती है पूगा घाटी, जो किसके लिए फेमस है, भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। और यह भारत का शुष्कतम स्थान है। क्यों? क्योंकि महान हिमालय है, वह दक्षिण पश्चिम मानसून को क्या कर लेता है, रोक लेता है, इसलिए उधर की ओर मानसून जाता नहीं है, इसलिए वहाँ पर वर्षा कम होती है। सिर्फ सर्दियों में क्या होती है, हिम वर्षा होती है। और यहाँ पर एक हवाई अड्डा है लेह में, जो भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है, जिसका नाम है कुशोक बकुला रीमापोचे, जिसकी ऊंचाई है 3,256 मीटर। नेक्स्ट हमारा हिमालय का 5वां भाग, पूर्वांचल हिमालय। अरुणाचल प्रदेश में यह पश्चिम से पूर्व और उसके बाद उसकी दिशा हो जाती है उत्तर से दक्षिण की ओर, इस प्रकार फैला हुआ भाग है। सबसे पहले देखिए, अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, एबोर, मिश्मी और पटकोई बूम। यहाँ पर आपको याद रखना है, डी मैम याद रखें, डी मैम। डी से हो जाएगा, यहाँ पर आती है डफला, उसके ऊपर आती है यहाँ पर मिरी, उसके बाद यहाँ पर आएगी अबोर, यहाँ पर आएगी मिश्मी, और इस वाले भाग में आएगी पटकोई बूम, फिर नागालैंड में आती है, ये नागालैंड में आती है नागा हिल्स, और नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है, सारामती, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3,826 मीटर। उसके बाद मणिपुर में आती है मणिपुर हिल्स, यहाँ पर मणिपुर, और उसके पश्चिम की ओर एक पर्वतश्रेणी और है लैमाटोल, ठीक है। मिजोरम में आती है मिजो हिल्स, यहाँ पर मिजो हिल्स, इसको लुसाई की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, लुसाई की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। और इसके थोड़ा पश्चिम की ओर यहाँ पर आती है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। त्रिपुरा में आती है त्रिपुरा हिल्स, और असम के इस वाले भाग में आती है मिकिर की पहाड़ियाँ, और उससे थोड़ा दक्षिण की ओर यहाँ पर आती है बेरेन की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? बेरेन की पहाड़ियाँ, ठीक है। और मेघालय में आती है आपके गारो, खासी और जयंतिया, ये आपके आती है मेघालय में। तो ये हो गया पूर्वांचल हिमालय की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट, हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन। पहला भाग है कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, मैप में देखते जाएं। दूसरा भाग है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। तीसरा भाग है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। चौथा भाग है अरुणाचल हिमालय, और पांचवा है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। तो आइए हम देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल से। हम देखते हैं हिमालय के अनुदैर्ध्य विभाजन का पहला भाग कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय, जो मुख्य रूप से आपके लद्दाख और इधर से आपके जम्मू और कश्मीर राज्यों में फैला हुआ है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी पर्वतश्रेणियाँ आती हैं। तो लद्दाख वाले क्षेत्र में कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, और उसके बाद शिवालिक पर्वतश्रेणियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, कराकोरम के इस वाले भाग में आपके एक ठंडा मरुस्थल है, इसको अपन क्या कहते हैं, लद्दाख, जो भारत का सबसे ऊंचा पठारी भाग है, जो क्या है, एक ठंडा मरुस्थल है, क्योंकि यह अत्यधिक क्या रहता है, ठंडा रहता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं
कश्मीर घाटी है उसमें दो प्रमुख झीलें हैं, डल झील और वुलर झील। देखिए वुलर झील आती है इधर पर और इधर आती है डल झील, और दोनों कैसी है, मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अलावा पागांगसो और सोमुसिरी कैसी है, खारे पानी की झीलें हैं। फिर देखें इस क्षेत्र में बहने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं। यहाँ पर तो बहती है सिंधु रिवर, ठीक है, कश्मीर से होके निकलती है आपके झेलम, और कश्मीर से होके निकलती है आपके चेनाब नदी। कौन सी रिवर, चेनाब रिवर। और देखें झेलम नदी है वह कश्मीर में किसका निर्माण करती है, विसर्प का। नदी का जो टेढ़ा मेढ़ा मार्ग होता है उसको क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। और आपके जो झेलम नदी है वो कौन सी झील से होकर निकलती है, वुलर झील से होकर निकलती है। इसलिए वुलर झील है वह झेलम नदी को एक अस्थायी आधार तल भी क्या करता है, प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कुछ तीर्थ स्थान है। जम्मू कश्मीर के इस वाले भाग में आता है वैष्णो देवी, और इधर की ओर आता है आपके अमरनाथ, और इसके अलावा कौन सा है, चराए शरीफ, ठीक है। और देखिए कश्मीर की जो घाटी है वहाँ पर आपके हिमानी जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं, हिमानी जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। और इन हिमानी जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं, करेवा कहा जाता है। और करेवा फेमस है किसकी खेती के लिए, केसर और जायफ्रान की खेती के लिए, फ्रान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और कश्मीर घाटी वैसे भी किसके लिए फेमस है, सेब के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट आता है हिमालय, हिमालय का दूसरा भाग हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, ठीक है, जो मुख्य रूप से आपके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फैला हुआ है। देखिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच में यहाँ पर नदी आती है रावी, ठीक है, और उत्तराखंड और इधर से नेपाल के बीच में आती है आपके काली नदी। इन दोनों के बीच का जो भाग है वो आपके हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय कहलाता है। नेक्स्ट देखें इस वाले भाग में या हिमालय के इस वाले भाग में आपके सिंधु नदी तंत्र भी है और इधर से गंगा नदी तंत्र भी है, ठीक है। रावी, सतलज और व्यास ये आपके सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है, जो मुख्य रूप से आपके कौन से प्रदेश में आते हैं, हिमाचल प्रदेश में। और यमुना, घाघरा, अलकनंदा, भागीरथी ये सभी आपके कौन से नदी तंत्र का हिस्सा है, गंगा नदी तंत्र, और ये सभी किस में आते हैं, आपके उत्तराखंड हिमालय में आती हैं। नेक्स्ट इस हिमालय के इस भाग में वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक तीनों प्रमुख श्रेणियाँ वो पाई जाती है। देखिए यहाँ पर तो आता है महान हिमालय, उसके बीच में यहाँ पर धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी और कुमायूं जो मध्य हिमालय का हिस्सा है, ठीक है, और उसके बाद आती है आपकी शिवालिक। तो तीनों प्रमुख श्रेणियाँ हैं वो इस क्षेत्र में आपके पाई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दून और द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य जो घाटियाँ होती है जिनको पश्चिम में क्या कहते हैं, दून, और पूर्व में क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। नेक्स्ट इस हिमालय क्षेत्र में भोटिया, बकरवाल और गुर्जर की खानाबदोश जो जनजातियाँ है वो निवास करती है, ठीक है। खानाबदोश मतलब पशुओं को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होते रहना। और ये सभी कौन सा प्रवास करते हैं, ऋतु प्रवास। जब गर्मी की ऋतु होती है तो पर्वतों के ऊपरी ढाल पर चले जाते हैं, जब सर्दी की ऋतु होती है तो पर्वतों के निचले ढालों पर चले आते हैं। तो इसको अपन कहते हैं ऋतु प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट लघु हिमालय के ऊंचाई पर स्थित जो घास के मैदान हैं उनको क्या कहते हैं, बुग्याल और प्यार कहा जाता है, ठीक है, जिसको कश्मीर में क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। कश्मीर में क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कई आपके पर्यटन स्थल है जैसे धर्मशाला और शिमला, ये आते हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा और रानीखेत ये कहाँ पर आते हैं, आपके उत्तराखंड में आते हैं। कहाँ आते हैं, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में एक घाटी है जिसका नाम है फूलों की घाटी। देखिए यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान आता है जिसका नाम है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, और उसी का ही एक भाग है फूलों की घाटी, जिसको 1982 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। और यहाँ पर महान हिमालय में दो प्रमुख चोटियाँ आती है, एक तो नंदा देवी और इधर से आपकी कामेत,
ये 2 प्रमुख पर्वत चोटियाँ भी स्थित हैं। नेक्स्ट, इस क्षेत्र में कई धार्मिक स्थल भी आते हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड और पंचप्रयाग। और ये सभी आपके कहाँ पर स्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड। देखिए यहाँ पर आता है आपके यमुनोत्री, उसके बाद यहाँ पर आता है गंगोत्री, उसके बाद आता है केदारनाथ और उसके बाद आता है बद्रीनाथ। तो ये चारों धाम भी उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा पंचप्रयाग, जब नदियाँ पढ़ेंगे तो पंचप्रयाग पढ़ेंगे, तो वो भी आपके यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट, हिमालय का भाग आता है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, जो मुख्य रूप से आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। अब देखें यहाँ पर आता है आपके नेपाल और ये आता है भूटान। तो नेपाल और भूटान के मध्य जो ये हिमालय पार्ट है, ये वाला भाग, ठीक है, वो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। यहाँ पर एक प्रमुख नदी बहती है, तीस्ता, याद रखना। प्रमुख नदी का नाम क्या है? तीस्ता नदी बहती है, ठीक है। और यहाँ की प्रमुख जो चोटी है यहाँ पर आती है आपके, इसका नाम क्या है? कंचनजंगा, जो भारत की दूसरी ऊंची चोटी या पूर्णतः भारत के अधिकार में स्थित पहली चोटी। और देखें सिक्किम और दार्जिलिंग में कुछ जीवाश्म युक्त जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं, घाटियाँ पाई जाती हैं, जिनको क्या कहते हैं? दुआर कहते हैं। और दुआर किसके लिए फेमस है? चाय के लिए फेमस है। किसके लिए? चाय के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा चौथा भाग, अरुणाचल हिमालय, जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, जो यहाँ पर देखिए आता है भूटान, और यहाँ पर एक दर्रा आता है जिसका नाम है दीफू दर्रा। तो उनके मध्य में स्थित कौन सा हिमालय है? अरुणाचल हिमालय। दूसरा, यहाँ पर कुछ पर्वत चोटियाँ हैं, जैसे यहाँ पर ये आती है नमचा बरवा, और यहाँ पर पर्वत चोटी आती है गांगतू, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पर्वत श्रेणियाँ जिसके नाम आपको याद रखने, आप याद रखें डी मेम। डी से हो जाएगा डफला, एम से हो जाएगा मीरी, ठीक है। ए से हो जाएगा अबोर और एम से हो जाएगा मिश्मी, ठीक है। फिर देखें इस क्षेत्र में आपकी जो नदी बहती है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो इस क्षेत्र में बहती हैं। और ये अधिकांश नदियां कैसी है? बारहमासी है, जलप्रपात बनाती है, और उसके कारण से यह जल विद्युत के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखें, इस क्षेत्र में आपके जो पर्वत श्रेणियाँ, उनके शिखरों पर मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी, निशी और नागा जनजातियाँ है वो पाई जाती हैं। और ये जनजातियाँ है वो कौन सी कृषि करती है? झूम या स्थानांतरित कृषि, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लैश या बर्न कृषि, ठीक है। किस क्षेत्र में कृषि कार्य करते हैं, उत्पादन प्राप्त होता है तब तक लोग कृषि कार्य करते हैं, लेकिन जैसे ही उत्पादन कम होने लगता है इस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं और वहाँ पर वही जंगलों को काट कर और जलाकर फिर खेत तैयार करते हैं, ठीक है। ऐसी कृषि को अपन स्थानांतरित कृषि या इंग्लिश में इसको स्लैश और बर्न कृषि कहते हैं। और यह क्षेत्र अगर भारत में देखा जाए तो इस क्षेत्र में आपके वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से अधिक है, और उसके कारण से यह जैव विविधता की दृष्टि से एक भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट देखें हिमालय का पांचवा भाग, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। तो पूर्वी पहाड़ियाँ और जो पर्वत है वह आपके उत्तर से कौन सी दिशा में फैला हुआ है? दक्षिण दिशा में फैला हुआ है, ठीक है। जिसको, और यहाँ पर कई पर्वत श्रेणियाँ जिसको अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है? पटकोई बूम, ठीक है। नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, और मिजोरम में मिजो हिल्स। इस मिजो हिल्स को लुसाई की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? लुसाई की पहाड़ियाँ भी इनको कहते हैं। और त्रिपुरा में
त्रिपुरा हिल्स। आगे देखिए, यहाँ पर भी अनेक जनजातियाँ निवास करती है जो कौन सी कृषि करती है? झूम कृषि करती है। कौन सी कृषि करती है? झूम कृषि। मणिपुर और मिज़ोरम की जो नदियाँ हैं वो सभी कौन सी नदी में गिरती है? बराक नदी में। और बराक नदी है वो किसकी सहायक नदी है? मेघना, मेघना की सहायक नदी। ठीक है, मेघना क्या है? देखें, यहाँ पर आपके रिवर बहती है ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सी रिवर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में उसको क्या कहते हैं? दिहांग नदी। असम में इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। उसके बाद इसमें गंगा नदी मिलती है और गंगा नदी मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है पद्मा। और उसके बाद उसका नाम होता है मेघना। क्या होता है? मेघना। तो आपके जो बराक नदी है वो यहाँ से बहते हुए मैप में देखते जाएं आप लोग, और यहाँ बहती है। फिर देखें, मणिपुर में एक झील आती है जिसका नाम क्या है? लोकताक झील। लोकताक झील कहाँ आती है? मणिपुर में आती है। फिर देखें, आपके जो मिज़ोरम है उसको मोलेसिस बेसिन भी कहते हैं, क्योंकि मिज़ोरम का जो अधिकांश भाग है वह मृदुल व असंगठित पदार्थों से बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मोलेसिस बेसिन भी कहते हैं। ठीक है, देखें, मणिपुर की जो नदियां हैं, मणिपुर की जो नदियां हैं वह आपके पूर्व की ओर बहते हुए यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है चिंदविन। चिंदविन नदी। और चिंदविन किसकी सहायक नदी है? इरावदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? इरावदी की सहायक नदी है। तो मणिपुर की दिया होती है वो इरावत की जो सहायक नदी चिंदविन है उसमें जाकर गिरती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। किसने दिया हुआ है? बुराड़ महोदय ने दिया हुआ है। तो पहला जो हिमालय का भाग है वो है पंजाब और कश्मीर हिमालय, जो सिंधु और सतलज नदी के बीच है। कितना किलोमीटर? 560। देखिए, ये सिंधु नदी होगी, ये होगी सतलज नदी। तो इन दोनों के बीच का जो ये भाग है वो कहलाता है पंजाब हिमालय, जो कितनी लंबाई में फैला हुआ है? 560 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कौन से दो राज्यों में आता है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। दूसरा जो भाग है हिमालय का वो है कुमायूं हिमालय। ये वाला भाग कुमायूं हिमालय, जो कौन सी नदियों के बीच में? सतलज से लेकर काली नदी के बीच का भाग है, जिसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है, जो मुख्य रूप से आपके दो राज्यों में फैला हुआ है, हिमाचल और उत्तरांचल। हिमालय का जो तीसरा भाग है जिसको कौन सा हिमालय कहते हैं? नेपाल हिमालय। ये वाला भाग नेपाल हिमालय, जो कौन सी नदियों के बीच में? काली नदी से लेकर, ये कौन सी नदी है? तीस्ता नदी के बीच का जो ये भाग है वो कहलाता है नेपाल हिमालय, जिसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। और इसका अधिकांश भाग कौन से देश में है? नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। चौथा हिमालय का भाग है असम हिमालय। ठीक है, तो ये हो गया असम हिमालय, जो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी तक का भाग असम हिमालय कहलाता है। हिमालय जिसकी लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर, जो मुख्य रूप से आपके कौन से दो राज्यों में फैला हुआ है? असम और अरुणाचल राज्य में फैला। नेक्स्ट देखते हैं हिमालय का महत्व। तो हिमालय है वो पहला जलवायु पर प्रभाव डालता है। देखिए, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसको हिमालय क्या करता है? रोकता है, और उसके कारण से भारत के जो मैदानी भाग हैं उन भाग में क्या होती है? वर्षा होती है। दूसरा, सर्दी की ऋतु में साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उन ठंडी हवाओं को क्या करता है? रोक लेता है। यदि ये नहीं होता तो मैदानी भागों का टेम्परेचर सर्दियों के दिनों में बहुत नीचे चला जाता। दूसरा, हिमालय है वो बाह्य आक्रमण से क्या करता है? रक्षा करता है। लेकिन ये कब पॉसिबल था? आपके एरोप्लेन के आविष्कार से पहले, लेकिन वर्तमान समय में पॉसिबल नहीं है। तीसरा, हिमालय नदियों का क्या है? स्रोत है। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा के पश्चिमी तट की नदियाँ और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय से होता है। और हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वह हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों पर क्या करती है?
अपर्दन करती है, और अपर्दन करने से अपने साथ क्या लाती है, मिट्टियाँ लाती है, और उन्हीं मिट्टियों से इस मैदानी भाग की क्या है, रचना हुई है, और ये पूरा मैदानी भाग कैसा है, उपजाऊ है। नेक्स्ट, हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं जब पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे उतरती है तो ढाल तीव्र होने के कारण से किसका निर्माण करती है, जलप्रपात का निर्माण करती है। और जलप्रपात किसके लिए महत्वपूर्ण है, जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण है। जल विद्युत की संभावनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक रहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं वन। तो वनों की दृष्टि से हिमालय एक समृद्ध प्रदेश है। यहाँ पर उष्ण कटिबंध से लेकर अल्पाइन तक की वनस्पति है वो पाई जाती है, और कई प्रकार के उद्योगों को कच्चा माल भी यहाँ से प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार के औषधीय पौधे भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए कृषि। यहाँ के हिमालय पर्वतीय भाग है, इसलिए यहाँ पर सीढ़ी नुमा ढाल बनाकर चावल, मक्का, आलू, तंबाकू, चाय, केसर आदि की खेती भी की जाती है। और भारत में फलों के उत्पादन की दृष्टि से भी हिमालय पर्वत का अपना महत्व है। पर्यटन, यहाँ की श्वासवर्धक एवं आकर्षक जलवायु है वो पर्यटकों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। इसके अलावा पर्वतीय भाग है, इसलिए पर्वतारोहण की दृष्टि से भी यह भाग महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, इस क्षेत्र तीर्थ यात्रा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कई धार्मिक स्थल हैं वो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। जैसे जम्मू और कश्मीर में देखेंगे तो वैष्णो देवी, अमरनाथ, ठीक है, तिब्बत में देखोगे तो कैलाश, मानसरोवर यात्रा, उत्तराखंड में आपके केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो कई आपके धार्मिक स्थल हैं वो इस क्षेत्र में स्थित हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कई प्रकार के आपके खनिज हैं वो भी मिलते हैं, और हिमालय है वह आपके अवसादी चट्टानों से बना हुआ है उसके कारण से यहाँ पर आपके जैविक ईंधन की दृष्टि से या जैविक खनिज की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए आपके जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर तृतीयक युग का कोयला मिलता है, टर्शीय युग का क्या मिलता है, कोयला है वो प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ पर तांबा, सीसा, जस्ता और कई बहुमूल्य पत्थर है वो प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक आज यहाँ पर समाप्त होता है। होप आपको अच्छा लगे, और आप लोग टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।